नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा घोटाले का खुलासा हुआ है, वैक्सीन घोटाला। जी हां, आपको बताएं कि वहां कलकत्ता की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है केएमसी, उसके कर्मचारी बनकर लोगों को फर्जी वैक्सीनेशन कर दिया गया और फर्जी उसमें शीशी पर लेबल लगाए गए। लोगों को उस वैक्सीन लगाने के नाम पर पैसे भी लिए गए। अब इसकी सीबीआई से जांच हो, इसको लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में पीआईएल लगाई गई है। वहीं आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी ने भी इसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है, प्रदेश के जो बीजेपी के महासचिव हैं सायंतन बासु, वो सायंतन बासु कहते हैं कि इसमें क्योंकि हमें लगता है कि कलकत्ता के जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं उनकी भी मिलीभगत है, क्योंकि एक कार्यालय ऐसा खोला गया कलकत्ता के अंदर जो हूबहू देखने में ऐसा ही लगता था कि वो कलकत्ता का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस है। और वहां से जो गिरोह को चलाने वाला व्यक्ति था उसने बाकायदा लोगों को नौकरियों पे भर्ती किया, उसके बाद उनको जगह जगह एरिया में वैक्सीन लगाने के लिए भेजा। वैक्सीन की जगह कुछ शीशियों में पानी भरा गया, कुछ में पता नहीं कौन सा केमिकल था, लेकिन एक लेबल लगाया गया जैसे कि वैक्सीन का लेबल होता है, और वो सब फर्जीवाड़ा चल रहा था। और इस फर्जीवाड़े के बीच जो कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके अधिकारी, उसके कार्यकर्ता, उसके कर्मचारी इस सब फर्जीवाड़े पर मौन थे। इसका मतलब बीजेपी का कहना यह है कि कहीं ना कहीं भी इसी में कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग जुड़े हुए थे, मिले हुए थे। इसमें कितने पैसे का घोटाला हुआ, किस किस को पैसे बटे, और बहुत सारे लोगों को नौकरी पर रखा गया फर्जीवाड़े के तरीके से। ये कौन कौन लोग थे और इसके पीछे कौन कोई सरकार का व्यक्ति था, पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं करी, इन सब प्रश्नों के उत्तर तभी मिलेंगे जब इसकी जांच सीबीआई करेगी। तो सीबीआई से जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ मांग की है, वहीं कलकत्ता हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई है। अब इस घोटाले के तार ममता बनर्जी के किन किन लोगों से जुड़े हैं, यह खुलासा सीबीआई की जांच में होगा। वहीं आपको बताएं, जो दिलीप घोष हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के, उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की है और उन्होंने कहा है कि हमारे 1 लाख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे पश्चिम बंगाल में एक आंदोलन चलाएंगे, और यह आंदोलन शुरुआत होगा कलकत्ता में पुलिस मुख्यालय के घेराव से। पुलिस मुख्यालय का घेराव किया जाएगा क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उसमें से लगभग 30 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की हत्या कर दी गई, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बाकायदा मारा पीटा गया, उनके घर जला दिए गए, दुकान लूट ली गई, बहुत सारी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, लोग घर छोड़कर जाने को मजबूर हुए। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो ये हिंसा हुई, इसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। पुलिस में लोग एप्लीकेशन लेके गए, एफआईआर कराने के लिए गए, पुलिस ने कोई भी इस मामले में टीएमसी के जो गुंडे थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। और इतना ही नहीं, पुलिस इस बर्बर निर्मम हिंसा में एक ऐसी भूमिका निभा रही थी जो लग रहा था कि वो गुंडों के ही साथ है, गुंडों को ही समर्थन दे रही है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय का घेराव भारतीय जनता पार्टी अब करेगी, 1 लाख कार्यकर्ताओं के साथ वो घेराव करेगी, ऐसी घोषणा जब भारतीय जनता पार्टी ने की है। अब देखना है कि सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी अब टीएमसी से टकराने के मूड में आ गई है। हमने देखा कि जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे थे तब आमने सामने टीएमसी और भाजपा के कार्यकर्ता थे, लेकिन उस समय भारी सुरक्षा बल पश्चिम बंगाल में तैनात था, जिसमें कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी थी, जिसके कारण टीएमसी के गुंडे चाहते हुए भी हिंसा उतनी बड़े पैमाने पर नहीं कर पाए, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरह से बमों के जखीरे बरामद हुए थे। उस समय वो देशी बम जो मिल रहे थे, लग रहा था कि ये इसीलिए मंगाए गए हैं कि ये चुनाव में यूज किए जाएं। तो केंद्रीय सुरक्षा बलों के उपस्थिति के कारण वो हिंसा नहीं हो पाई थी, लेकिन चुनाव के जैसे ही रिजल्ट सामने आए तो 2 तारीख के बाद जो हिंसा लगातार हो रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। अब ऐसे में जब दिलीप घोष ने यह घोषणा कर दी है, यानी बीजेपी ने यह घोषणा कर दी है कि अब कार्यकर्ता सीधा मुकाबला करेगा,
निश्चित रूप से टकराव की स्थिति आएगी और ऐसे में ये टकराव बहुत बड़ा हिंसा का रूप भी ले सकता है, क्योंकि ऐसे में ये देखने में आया है कि जिस पुलिस के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी ये प्रदर्शन करने जा रही है, उस पुलिस पर ये आरोप लगते आए हैं कि वो पुलिस टीएमसी के गुंडों के साथ कार्यकर्ता के तौर पर मिलकर हिंसा में शामिल है। अब ऐसे में जब ये आरोप वहां के राज्यपाल ने लगाए हैं और जब वहां के जो केंद्रीय जांच एजेंसियां वहां आई उन्होंने ये आरोप लगाया, और हमने देखा है कि जब सीबीआई जांच को आई थी किस तरह से टीएमसी के लोगों ने केंद्रीय सुरक्षा बलों पर हमले किए थे और ममता बनर्जी बाकायदा सीबीआई को घेर कर उनके अधिकारियों को गाली गलौज कर रही थी। ऐसे में जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद से ऐसे जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके विरुद्ध न्याय करने के बजाय हिंसा को ही दरकिनार कर दे और ये कहे ममता बनर्जी कि हिंसा तो हुई ही नहीं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें कोई न्याय मिलेगा। जो बात करने की है वो करना चाहिए, और पूरे देश में एक मांग उठी थी कि पश्चिम बंगाल में लोगों को अगर न्याय दिलाना है जिनके साथ हिंसा हुई है तो राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। अब राष्ट्रपति शासन नहीं लग रहा है, उसके पीछे की क्या मजबूरियां हैं वो केंद्र जाने, वो केंद्र जवाब देगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो दिन दिन वो दहशत में हैं। वो कहते हैं कि हम मोहल्ले पड़ोस में निकल नहीं सकते, दुकान नहीं खोल सकते, महिलाएं असुरक्षित हैं और टीएमसी के गुंडों के हौसले बढ़े हुए हैं क्योंकि पुलिस उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को शायद कार्यकर्ताओं को एकजुट करके कोई मैसेज देना चाहती हो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन लगता नहीं है कि ये अपने मंसूबे इस तरह से कामयाब कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस मुख्यालय का घेराव करने में भी सफल होंगे, इसकी भी शंका है, क्योंकि जिस तरह से कोविड टाइम चल रहा है कोई भी धरना प्रदर्शन करने की मनाही है। लेकिन बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने ये जो निर्णय लिया है कि अब वो सीधा टकराएगा टीएमसी के गुंडों से, देर से ही सही, लेकिन ये एक कदम माना जा रहा है राजनीतिक तौर पर कि ये राजनीति में जिंदा रखने के लिए लोगों को, क्योंकि एक तरह से आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में हिंसा के बाद बड़े पैमाने पर भगदड़ मची। कुछ बड़े नेता केवल गए, लेकिन कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में वापसी की है टीएमसी में, और इसको देखते हुए माना जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरह मूक दर्शक बनी रही और अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा के लिए आगे नहीं आई, कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, तो भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता बचेगा नहीं। क्योंकि टीएमसी की तो यही रणनीति है कि लोगों को डराए धमकाए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर टारगेट करे, उनके खिलाफ हिंसा करे, ताकि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 2024 के चुनाव में मोदी जी के पक्ष में कोई भी कैंपेनिंग ना कर पाए, मोदी जी को वोट देने का सोचे भी नहीं। टीएमसी का नाम इस तरह से वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं और फिर उनको वो बहलाने फुसलाने का भी काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी यूं तो नौकरी देने का काम बता रही है और इधर उधर की बातें कर रही है, लेकिन असली मुद्दा यही है कि वो अब 2024 के चुनाव को लेकर अपना पूरी रणनीति बना रही हैं और उनकी पूरी योजना है कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी कोई नाम लेने वाला या सपोर्ट करने वाला पश्चिम बंगाल में रहे नहीं। और इसी के लिए ये पूरी हिंसा का ड्रामा रचा गया है, हिंसा का खेल तांडव किया गया है। इसी के चलते वो बार बार जगदीप धनखड़ जो कि राज्यपाल हैं उनको टारगेट करती हैं और वो ये कहती है कि ये केवल संवैधानिक संस्थाओं का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। वो तो अमित शाह के कहने से काम कर रहे हैं, लेकिन इस बात का कोई भी टीएमसी का कार्यकर्ता, टीएमसी का अधिकारी या ममता बनर्जी जवाब नहीं देती कि जो हिंसा हुई है उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की। बीजेपी के पास इस समय प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, विरोध प्रकट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसा दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के गुंडों के सामने कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। इसी को मजबूती देने के लिए संगठन ने यह तय किया है कि वो अब सीधा मुकाबला करेगी और जहां भी कहीं गड़बड़ियां हैं उनके खिलाफ वो आवाज उठाएगी। और आवाज उठाने का एक तरीका जो कि पश्चिम बंगाल के कल्चर में है
कि धरना और प्रदर्शन, रैलियां। तो अब बीजेपी का ये जो प्रदर्शन करने का फैसला है, देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इससे कितना साहस मिलता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की इससे रक्षा हो पाएगी कि नहीं। वंदे मातरम।